नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर केसी श्रीवास्तव की बुक चल रही है जो इम्पोर्टेंट है आपके पीजीटी एग्जाम के लिए और साथ के साथ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी। अभी हमारे यहाँ पर ईएमआरएस की और यूपीजीआईसी में वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए ये जो केसी श्रीवास्तव की बुक है प्राचीन भारत के लिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और एक वीडियो ये आज है। शायद हो सकता है ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको इसका एक माइंड मैप और कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और कुछ आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर अथवा नवपाषाण काल, यानी कि आज हम एक ऐसे समय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके हमारे पास में कुछ शोध अवेलेबल है, यानी कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो रिसर्च की है वो अवेलेबल है। उसी के ही बेस पर हमारा ये मकसद है कि हम समझें कि नवपाषाण काल में यानी उस जमाने में जीवन जीने का तरीका कैसे था। यानी कि आपका जो मध्य पाषाण काल है और जो आपका पूर्व पाषाण काल है, उससे नवपाषाण काल तक आते आते लोगों ने अपने जीने का तरीका कैसे बदला, कैसे नए नए खोज हुई, नए नए इन्वेंशन हुए, क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे कि टाइम पीरियड की भी, कि ये समय कब स्टार्ट हुआ, पूरे विश्व में कब हुआ, भारत में कब हुआ, भारत में भी अलग अलग स्थानों पर यानी कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किस समय ये बदलाव देखे गए, कब किस समय के हमें हमारे पास में जो सबूत है वो उपलब्ध है। तो चलिए बात करते हैं आज हम नवपाषाण काल के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे खेती की शुरुआत हुई, भारत के अलग अलग कोनों में क्या अनोखा था। तो देखिएगा, यह वह दौर था जब इंसान सिर्फ शिकारी संग्राहक नहीं रहा, बल्कि उसने पहली बार भोजन उगाना, पशुपालन करना, ये सब सीखा। इसे मानव इतिहास की पहली बड़ी कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं हम कि ये बदलाव कैसे हुए। देखिएगा, दुनिया भर में ये जो सब है ये हमारा 9000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, यानी कि विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, किंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है वो ईसा पूर्व 4000 के लगभग माना जाता है। यानी कि भारत में ये लगभग थोड़ा देर से शुरू हुआ। ठीक है, इसने कहा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण का बस्ती मेहरगढ़, यानी जो पाकिस्तान में पड़ती है, उसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मानी जाती है। यानी कि ये बड़ी ही खास बात है कि जो मेहरगढ़ है वो हमें जो उसके वहां पर जो निशान मिले हैं नवपाषाण काल के, वो बहुत पहले की बात है। यानी कि मेहरगढ़ एक तरह से अपवाद जैसा ही लगता है। वहां की खास बात यह है कि वहां जो भी शुरुआती स्तर है, मतलब लगभग 5000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व 5000 के पूर्व के यहाँ के लोग मर्द भांड का प्रयोग करना नहीं जानते थे। मतलब यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं, तो हमें यहाँ से मतलब खुदाई में अलग अलग गहराइयों से अलग अलग चीजें मिली हैं। यानी कि जितनी अधिक खुदाई उतनी ही चीजें वो अधिक पुरानी मिली है। यहाँ से हमें कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सान पत्थर और पालतू जानवरों की अस्थियां हमें मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेहरगढ़ का दूसरा ताम पाषाण काल, दूसरा जो स्तर है वो ताम पाषाण काल से संबंधित है। मतलब हमें यहाँ से देखने को मिला है कि तांबे का इस्तेमाल भी होने लगा था। तांबे का इस्तेमाल होना यानी अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण क्रांति थी, महत्वपूर्ण बदलाव था। इस काल के लोग तांबे के प्रयोग से परिचित थे, वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मध्य भारत के साथ साथ ईरान तथा अफगानिस्तान से भी उनका संपर्क था। फिर वे गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे तथा अपना मकान कच्ची ईंटों एवं घास फूस की सहायता से बनाते थे। उनका जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत था। तो यानी कि अब हमने देखा कि यहाँ पर गेहूं, जौ, कपास की खेती भी होने लगी थी, घर भी अब कच्ची ईंटों के बनने लगे थे। यह सब यह दिखाता है कि शायद बड़े पैमाने पर अनाज जमा करने की जरूरत बाद में आई होगी और जीवन धीरे धीरे बदला होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब चलते हैं हम लोग। इसने कहा कि भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि अब जो मिला है वो उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत। इन सब क्षेत्रों से भी अनेक नवपाषाण कालीन पुरास्थल प्रकाश में आए हैं।
यानी कि अब अगर हम उत्तर में चलें तो कश्मीर की तरफ चलना पड़ेगा हमें। तो कश्मीर की तरफ भी अगर हम जाकर के देखेंगे तो हमें वहां पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिलेंगे। तो इसने कहा, देखिए हम बात कर चुके हैं कि इस काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन ही रहा है, और साथ के साथ जो आपके जो पोलिशदार पाषाण उपकरण मिले हैं हमें। चलिए अभी इस बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम उत्तर में चलते हैं तो हमें उत्तर की तरफ भी जाकर के कश्मीर में यानी हमें बुर्जहोम और गुफ करार का नाम आता है। अब देखिएगा बुर्जहोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बुर्जहोम में क्या मिला है आपको, गड्ढे वाले घर मिले हैं। गड्ढे वाले घर मतलब जमीन खोद कर रहना, ठीक है। तो देखिएगा अब हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं तो वहां पर नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख मिलता है। इनमें बुर्जहोम और गुफकराल विशेष महत्व है। बुर्जहोम क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, वहां से हमें गड्ढे वाले घर मिले हैं। शायद लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर गड्ढे के नीचे खोद खोद के, जमीन के नीचे खोद खोद के गड्ढे बनाते होंगे, वहां पर रहते होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट खोज मिली है यहीं से ही। यहाँ पे हमने देखा है कि इंसानों के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था। ऐसा भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। शायद हो सकता है कि वो कुत्तों को इसलिए दफनाते होंगे कि या तो वो कुत्तों को अपना साथी मानते होंगे, और उनकी शायद ये प्रथा भी रही होगी कि जब इंसान को दफनाया जाता है तो उसके साथी को भी दफना दे। फिर उन्होंने कहा है कि बुर्जहोम है जो उसकी खोज की थी 1935 में डिटेरा और पीटरसन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बुर्जहोम की खोज किसने की थी और कब की थी। 1960 और 64 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई करवाई गई। गुफ कराल नामक स्थान की खुदाई 1981 में केपी शर्मा ने की थी, सॉरी ए.के. शर्मा ने। तो ए.के. शर्मा ने गुफ कराल की खोज की और बुर्जहोम की डिटेरा और पीटरसन ने की। यहाँ के उपकरणों में ट्रैम्प पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बंसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल, गर्शिश, बेधक, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ से गुफ कराल से सिलबट्टे, अनाज पीसने के लिए हमें जो मतलब उपकरण, सिलबट्टे यानी अनाज पीसने के लिए होते थे, और ये हड्डी की सुइयां वुइयां ये सब मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यानी इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता होगा कि शायद या तो इंसान ने अनाज पीसना भी सीख लिया होगा, और शायद हो सकता है कि उन्होंने सिलना वगैरह भी सीख लिया होगा। यानी अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्होंने कपड़े सिलना, अनाज पीसना, ये सब उन्होंने अपने तकनीकी उन्नत कर ली। फिर इन्होंने कहा है कि देखिएगा यहाँ के उपकरणों में ट्रैम्प पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बंसुली, खरपी, ये सब हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के बने उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। पोलिशदार बेधकों की संख्या अधिक है। भेड़ बकरी जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, मटर, मसूर, ये सब। यानी अब हम इस तरफ चलते हैं कि यहाँ के इंसान ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था और खेती भी प्रारंभ कर दी थी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। और यहाँ पर जो इंसान है उसने पाषाण यानी पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ उसने हड्डी और सींगों से बने उपकरण भी बनाए, यानी उनसे बने हथियार भी उसने बनाए। इन्होंने कहा भेड़ बकरी आदि जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, ये सब हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि अनाज के दाने भी मिले हैं। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घर के अवशेष मिले हैं, अभी मैंने बताया है। और शवाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ता भी यहाँ पर दफनाया जाता था। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। मैंने आपको बताया कि ये प्रथा है जो केवल भारत में यही से ही मिली है। फिर उन्होंने कहा है कि गुफ कराल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे और हड्डी की बनी सुइयां भी मिलती हैं। इनसे पता चलता है कि अनाज पीसने और वस्त्र सीने की विधि भी जो है उस काल के लोगों ने ढूंढ ली थी। यहाँ से बर्तनों में हमें घड़े, कटोरी, थाली, तस्तरी आदि का उल्लेख मिला है, और इनका निर्माण चाक तथा हाथ दोनों से किया जाता है। यानी यहाँ पर हमें चाक का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो अब देखिएगा हमें कश्मीर की अब देखते हैं हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें मटर, मसूर, ये सब मिले हैं। तो ये एक तरीके से क्या करती है, पूरी तस्वीर बन जाती है उनके जीवन की, यानी कि उनके लोगों का जीवन कैसा होगा। अब देखिएगा कश्मीर की ठंडी वादियों से हम थोड़ा नीचे उतरते हैं और हम चलते हैं मध्य भारत के विंध्य पठार और गंगा के मैदानों। तो विंध्य क्षेत्र की प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थल जो है वो इलाहाबाद जिले में बेलन सरिता के तट पर स्थित कोलडीवा, मगहरा तथा पंचोर है। यानी इलाहाबाद के पास कोलडीवा और मगहरा ये सब हमें मिले हैं। देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें गोल झोपड़ी के निशान और रस्सी के छाव वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और कोलडीवा की तो खास बात यह थी कि यहाँ से हमें चावल की खेती का दुनिया का सबसे पुराना प्रमाण मिला था।
यानी कि लगभग 7 या 6 हजार ईसा पूर्व पे हमें यहाँ पे कुछ बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। उन बर्तनों के टुकड़ों पर धान के दाने या फिर भूसी चिपकी हुई हमें मिले हैं। अब ये कृषि के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिएगा, इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में ये सब हुआ है। यहाँ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा खुदाई करवाई गई कोल डीवा से नौपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लोहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। मगहड़ा तथा पंचों से केवल नौपाषाण कालीन के ही अवशेष मिले हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोल डीवा से हमें ताम्र और लोह दोनों के मिले हैं और मगधगा और पंचों से केवल नौपाषाण काल के ही अवशेष मिले हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ के उपकरणों से हमें ये कि पत्थर की कुल्हाड़ियां ये सब मिले हैं और हथौड़े, छेनी, बसूली ये सब मिले हैं। ठीक है, यहाँ के लोग हैं जो वो लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़कर अपने रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियां बनाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोलाकार झोपड़ियां कहाँ से मिली है? इलाहाबाद से मिली है। हाथ से बनाए गए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ एक विशिष्ट बर्तन रस्सी छाप है, यानी एक ऐसा बर्तन मिला है जिस पर आपके रस्सी के निशान बने हुए हैं। इन्होंने कहा है हाथ से बनाए गए विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इनकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप लगाई गई है। इसके अलावा खुरदरे तथा चमकीले बर्तन भी मिले हैं। बर्तन में कटोरे, तस्तरी, घड़े ये सब मिले हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी मिलता है। ठीक है, यानी कि उनके ऊपर डिजाइन बनाया गया था। पशुओं में हमें भेड़, बकरी, सुअर, हिरण ये सब मिला है। तो यानी हमें ये सब पता चलता है कि यहाँ पर हम जानवरों को पाल रहे थे या फिर उनका शिकार कर रहे थे। कोल डीवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ से धान की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं हमें, मैंने बताया है अभी। और मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष चिपके हुए थे। इनसे हमें यह सब पता चलता है कि यहाँ पर धान की खेती की जाती थी। और अनाज को रखने के लिए उपयोगी घड़े और मटके भी कोल डीवा और मगहड़ा से मिले हैं हमें। ठीक है, तो यानी कि अब हमने देखा कि विंध्य सेतु की बात है। अब चलते हैं मध्य गंगा की घाटी की तरफ, यानी कि जहां पर हमारा बिहार वगैरह का क्षेत्र भी आता है। तो मध्य गंगा घाटी की सबसे महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल हमारा चिरान बिहार के छपरा जिले में जो पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ से हमें हड्डी के औजार मिले थे और पत्थर के साथ साथ हड्डी और सींग से बने हुए औजार भी हमें यहाँ से बहुत मिले हैं, जैसे सुई, छेनी, ये सब हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। ऐसा लगता है कि हड्डी और सींग का काम करने में वो लोग माहिर थे, है ना। और बांस, बल्ली के घरों के निशान और कई तरह की खेती जैसे धान, गेहूं, मकई, जौ ये सब हमें यहाँ से मिले हैं। विंध्य और गंगा घाटी में कुछ फर्क भी दिखता है, तो थोड़ा बहुत ही फर्क दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण के स्थल बिहार है, जो उसमें चिरान है। वहां से हमें ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण भी देखने को मिलता है। यहाँ से हमें पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी और सींग के बने हुए छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख मिलता है। घड़े, कटोरे, टोटी वाले बर्तन, तसले, मृदभांड हमें सब यहाँ से मिले हैं। यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियों का इस्तेमाल करते थे। धान, मसूर, मूंग, गेहूं, जौ की खेती करना जानते थे। गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरन, गैंडा आदि पशुओं से उनको परिचय था। कुछ हड्डियां प्राप्त होती हैं बिहार के सिंहभूमि जिले में स्थित बरूडीह तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई भी नवपाषाण युगीन पुरास्थल है। यहाँ से पोलिस्टार, कुल्हाड़ियां ये सब मिली हैं। इन्होंने कहा है कि बरूडी से सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड भी प्रकाश में आए हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ी से भी नवपाषाण के जो उपकरण है वो मिले हैं, जैसे कि आपकी ये सभी कुल्हाड़ी, हथौड़े, मूसल ये सब। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि विंध्य और गंगा घाटी में कुछ विषमताएं तो देखने को मिलती हैं। अब देखिएगा, यानी कि कुछ अंतर देखने को मिलता है। अंतर क्या था कि विंध्य क्षेत्र में जो लोग थे उन्होंने शैलाश्रय यानी पत्थर की प्राकृतिक गुफाओं को भी इस्तेमाल किया, और जो गंगा घाटी है वो थोड़ा समतल मैदान था, वहां पर खेती ज्यादा विकसित हुई थी और वहां से पॉलिशदार औजार, हड्डी के उपकरण और बाद में ताम्र और लौह युग की तरफ भी उनका विकास देखने को हमें मिलता है। शायद ये सब कुछ भौगोलिक परिस्थितियों का ही असर रहा होगा। तो भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम यह है कि विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रय, पहाड़ आदि थे, जबकि गंगा घाटी में समतल मैदान थे। ये दलदल झीलों में परिवर्तित हो रहे थे। अतः गंगा घाटी में मानव ने घास फूस के घर बनाए, कृषि करना प्रारंभ किया। पत्थर के साथ साथ हड्डी और सींग के उपकरण भी मिले। ठीक है, गंगा घाटी में पाषाण उपकरण छोटे छोटे हैं। विद्वानों का विचार है कि
बरसात के बाद लोग गंगा घाटी में आते थे और बरसात के दिनों में विंध्य के शैलेश्वर में लौट जाते थे। यानी जब बारिश होती थी बहुत ज्यादा, तो तब वो विंध्य क्षेत्र में चले जाते थे, जो पहाड़ों मतलब गुफाएं उनमें रहते थे। और जब बारिश बंद हो जाती थी तो वो फिर से गंगा घाटी में लौट आते थे। इसे ऋतुजन्य परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। मतलब लोग मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलना समझ चुके थे। विंध्य क्षेत्र में शैलशिला में चित्रकारियां भी मिलती हैं, जो गंगा घाटी में नहीं मिलती है। गंगा घाटी के जीवन में एक अनुक्रम दिखाई देता है। यह पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण और फिर लौह काल विकसित होता दिखाई देता है, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी हमें यही मिलती है। निश्चित आवास, चिकनी मिट्टी के बर्तन, पाषाण के साथ साथ हड्डी और हाथी दांत के उपकरण भी मिलते हैं, जिनका विंध्य क्षेत्र में हमें अभाव देखने को मिलता है। तो ये क्या क्या सब विषमताएं हैं, ये आप एक बार बहुत अच्छी से 8 या 10 बार देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वहां से यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। विस्तृत पैमाने में खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिनका विंध्य क्षेत्र में अभाव था। इन्होंने कहा है विंध्य क्षेत्र की मिट्टी बलुई और गंगा घाटी की जलोढ़, जिसमें खेती अच्छी होती थी। विंध्य क्षेत्र में विशालकाय पशु मिलते हैं, इसके विपरीत गंगा घाटी में लघुकाय पालतू पशुओं की संख्या अधिक थी। विंध्य क्षेत्र में गंगा घाटी में आवागमन मुख्यतः सहसाराम की पहाड़ियों से होता था। तो जब विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी में आते थे तो कहां से आते थे? सहसाराम की पहाड़ियों से। उत्तरी भारत के समान ही दक्षिण भारत में भी देखिएगा। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, वो हमने उत्तर भारत का पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ भी क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यानी अब हम चलते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ भी बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल मिलेंगे, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, उतनौर, पंचमपल्ली, ये सब। इनका समय जो होगा शायद वो थोड़ा बाद का होगा। मतलब दक्षिण में ये जो संस्कृति होंगी ये लगभग 2500 से 1000 ईसा पूर्व के पास समय देखने को मिलेंगी, और ये इसी समय में ज्यादा फैली थी। यहाँ भी हमें वही सब मूल बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिशदार पत्थर, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे घर भी मिले हैं क्या हमें अलग तरह के, या फिर क्या यहाँ के लोग खेती भी करते थे? तो चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी हमें मिले हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और यहाँ से हमें अनेक प्रकार के उपकरण, मर्दभांड, ये सब मिले हैं। और कर्नाटक में देखिए जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, नसीरपुर, पिकली हल और तेलकोट है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, उतनूर, फलवाय और संगनगिरी। पायमपल्ली तमिलनाडु का पूरा प्रमुख स्थल है। ये सभी कृष्णा और कावेरी नदी की घाटियों में बसे हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है आपको कि कृष्णा और कावेरी नदी की घाटी है। इन स्थानों से हमें वही सब कुछ पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ियां, सलेटी, काले रंग की मिट्टी के बर्तन, हड्डी के बने कुछ उपकरण मिलते हैं। इस काल के जो निवासी थे वो, मैंने अभी बताया कि प्रश्न ये है कि घर किस तरह के थे और क्या लोग खेती करते थे। तो इसका उत्तर यही है। देखिएगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें घर मिलेंगे ना वो चौकोर मिलेंगे, और जो खेती है वो भी हमें काफी देखने को मिलेगी। यानी रागी, चना, मूंग जैसी हमें फसलें यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो लोग होंगे वो पशुपालन भी करेंगे, यानी हमें यहाँ से गाय, बैल, भेड़, बकरी के अवशेष भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि इसके साथ साथ दक्षिण भारत की एक और खास बात होगी कि हमें यहाँ पर राख के टीले भी मिलेंगे। जैसे कि हम संगनकल्लू में देखेंगे तो वहां से हमें राख के टीले मिले हैं। अब ये राख के टीले क्या है? देखिए, माना जाता था कि ये लोग क्या करते थे, पशुओं के बाड़ों को समय समय पर साफ करते थे, या फिर ऐसा माना जाता होगा कि किसी अनुष्ठान के तहत ये मतलब कुछ जलाते होंगे, उसके बाद उसमें राख बन गई होगी। यानी कि ये सब दिखाता है कि दक्षिण में भी पशुपालन कितना महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो देखिएगा, इन्होंने कहा है कि हम यानी यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन से पूर्णतः परिचित थे। मिट्टी तथा सरकंडे की सहायता से वे अपने निवास के लिए गोलाकार अथवा चकोर घर बनाते थे। तो घर कैसे हो गए? गोलाकार और चकोर। हाथ और चाक दोनों से बर्तन तैयार करते थे। कुछ बर्तनों पर चित्रकारी भी मिली है। खुदाई में घड़े, तश्करी, कटोरे वो सब मिला है। पुतली, रागी, चना, मूंग ये सब मिलता था यहाँ पर। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सब ये सब पालतू पशु थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण सभ्यता की जो संभावित तिथि है 2500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है, और जो कि अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, वरन उत्पादक भी था, है ना। वह कृषि कर्म से पूर्णतः परिचित हो चुका था, और उसने मनुष्यों मतलब उस समय के मनुष्य ने कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, ये सब। मनुष्य ने अपने औजारों और हथियारों पर पॉलिश करना भी प्रारंभ कर दिया था।
ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम संक्षेप में बात करें नवपाषाण काल के बारे में, तो देखिएगा यह एक तरीके से वह समय था जब इंसान ने प्रकृति पर निर्भर रहने के साथ साथ उसे नियंत्रित करना भी सीख लिया था। यानी कि उसने जब बारिश आती थी तो वो शैलाश्रय में चला जाता था, लेकिन जब बारिश रुक जाती थी तो वो खेती भी करना शुरू कर देता था। उसने पशु पालना भी बेहतरीन तरीके से सीख लिया था और बेहतरीन औजार उसने बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि खासकर पॉलिश वाले पत्थर के औजार। और सबसे बड़ी बात, खास बात यह थी कि शायद उसने एक जगह टिक कर रहना सीख लिया था। उसने बस्तियां बनानी सीख ली थी, यानी वो अब उपभोक्ता से उत्पादक बनने लगा था। और हमने देखा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में इस बदलाव के अपने अलग अलग खास रंग थे। तो हम देखते हैं कि सच में खेती की जो शुरुआत है उसने सब कुछ ही बदल दिया था। तो नवपाषाण काल के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हमने समय देखा, खोज देखी, हमने देखा कि किसने किस जगह पर क्या खोज की, कहाँ पर क्या क्रांति आई, किस विद्वान ने अपना कितना योगदान दिया, कहाँ से हमें किस जानवर के अवशेष मिले हैं, किस समय काल के मिले हैं। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिन्हें जरूरत है उन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच।